हेलो और आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर बात करने वाले हैं जिसने असल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। हम उस सिलसिले को समझेंगे जिसने एक विशाल जन आंदोलन को जन्म दिया और मजबूरन अंग्रेजों को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के इतिहास के इन पन्नों में गहराई से उतरते हैं। आज हम 5 अहम पड़ावों पर फोकस करेंगे। पहला, सविनय अवज्ञा और नमक कानून। दूसरा, ऐतिहासिक दांडी मार्च। तीसरा, 1931 का गांधी-इरविन समझौता। चौथा, इसके प्रमुख परिणाम। और पांचवा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आइए पहले चरण से शुरुआत करते हैं। भाग 1, सविनय अवज्ञा और नमक कानून। बात है साल 1930 की, जब अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा सचमुच उबल रहा था। बस एक सही दिशा की जरूरत थी, और वो दिशा मिली एक बेहद खास आंदोलन से। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है, आखिर वो कौन सा कानून था जिसने पूरे देश के लोगों को अपना गुस्सा भुलाकर एक साथ खड़ा कर दिया? वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जिसने इस बड़े आंदोलन की नींव रखी? वो था ब्रिटिश नमक कानून। बिल्कुल सही सुना, नमक। ये कोई मामूली नियम नहीं था। रोजमर्रा की सबसे बुनियादी चीज पर नियंत्रण करना और टैक्स लगाना, इस बात ने आक्रोश को उस चरम पर पहुंचा दिया कि ये आने वाले जन विरोध का सबसे मुख्य लक्ष्य बन गया। और इसी अन्याय के खिलाफ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य बहुत साफ था, ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध करना। और इसका सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा। गांधी जी पूरी तरह से अहिंसा के सिद्धांत के समर्थक थे, और यही इस पूरी रणनीति की मजबूत नींव थी। भाग 2, ऐतिहासिक दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये सबसे प्रसिद्ध यात्रा साबित हुई, जहां शांतिपूर्ण विरोध की सोच सीधे एक सक्रिय कार्यवाही में बदल गई। ये रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि एक बहुत ही सुनियोजित कदम था। इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हुई साबरमती आश्रम से। वहां से पदयात्रा करते हुए मंजिल तय की गई दांडी का तट, और दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया गया, और इस तरह उस अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा गया। ये सविनय अवज्ञा का सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन था। भाग 3, 1931 गांधी-इरविन समझौता। 1930 में शुरू हुए दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा के इस जबरदस्त दबाव ने ब्रिटिश सरकार को आखिर झुकने और एक ऐतिहासिक राजनीतिक बातचीत के लिए मेज पर आने को मजबूर कर ही दिया। ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये दो बिल्कुल अलग अलग शक्तियों का आमना सामना था। एक तरफ थे महात्मा गांधी, कांग्रेस के प्रमुख नेता, हमारे राष्ट्रपिता और अहिंसा के दृढ़ समर्थक, और दूसरी तरफ थे लॉर्ड इरविन, जो भारत के वाइसराय थे और शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दोनों के बीच लंबी बातचीत चली, और नतीजा निकला एक औपचारिक राजनीतिक समझौता। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी तरह से एक राजनीतिक समझौता था, जो उस वक्त की मजबूरियों और दोनों पक्षों की जरूरतों के बीच से निकलकर सामने आया था। और वो ऐतिहासिक तारीख थी 5 मार्च 1931। ये वो दिन है जब गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच इस समझौते पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। 1930 में जो चिंगारी उठी थी, उसने 1931 में इस बड़े राजनीतिक मुकाम को हासिल कर लिया था। भाग 4, प्रमुख परिणाम। अब सवाल ये है कि जब दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो गए, तो जमीनी स्तर पर इसका क्या असर हुआ, प्रैक्टिकली क्या बदला? इस समझौते से 3 बड़े फैसले निकल कर आए। पहला, गांधी जी इस बात पर सहमत हो गए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने मान लिया कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और तीसरा, सबसे बड़ा परिणाम, आगे की बातचीत का रास्ता खुल गया। जो डेडलॉक था वो आखिरकार टूट गया था। भाग 5, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। समझौते की स्याही सूखने के बाद ये कहानी अपने अंतिम और सबसे दिलचस्प कूटनीतिक चरण में प्रवेश करती है। बातचीत का जो नया रास्ता खुला था, वो अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर रहा था। गांधी जी की अगली मंजिल बनी लंदन, इंग्लैंड। वहां जाने का उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो सम्मेलन में भाग लें और इस नए कूटनीतिक अवसर का पूरा फायदा उठाएं। अब यहाँ एक सवाल है,
लंदन में ऐसी कौन सी खास जगह थी जहां ये चर्चा होनी थी? गांधी जी वहां किस विशिष्ट सम्मेलन में भारत का पक्ष रखने गए थे? बिल्कुल सही, वो मंच था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इरविन समझौते के एक सीधे और तार्किक अगले कदम के रूप में गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो कड़ी कुछ ऐसे जुड़ती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। उसके भारी दबाव के चलते 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं और फिर उसी साल के अंत में ये सिलसिला लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक पहुंच जाता है। एक शुरुआती विरोध से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तक का ये सफर सच में कमाल का है। इन घटनाओं को एक के बाद एक देखने पर एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। जरा सोचिए, कैसे एक साधारण से नमक कानून ने एक विशाल आंदोलन का रूप ले लिया, जिसने भारत के वायसराय को समझौते के लिए मजबूर कर दिया और अंततः लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन तक बात पहुंच गई। इतिहास सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव की एक बेहद जिंदा कहानी है। इसी विचार के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।